ये जो कुछ हुआ है आज, जो तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री के आवास के बाहर प्रोटेस्ट, केंद्रीय मंत्री कह रहा है कि हमने, राहुल गांधी जी ने पहली बात कही कि हम संसद में बहस चाहते हैं, सरकार इस पर तैयार हो गई थी। फिर राहुल गांधी ने नई बात कही कि हमको इस्तीफा भी चाहिए एजुकेशन मिनिस्टर का। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ऐसी तो कोई बात आपने नहीं किया, आपने कहा चर्चा की बात, हम चर्चा के लिए तैयार थे। फिर इसमें एक और बात जोड़ दी गई, मेरे ख्याल से किसी सचिव के इस्तीफे की भी बात कह दी गई, और उसके बाद से दीपक सर उस जगह हजारों लोगों को कॉल दिया जाने लगा कांग्रेस की तरफ से कि आइए जुटिए। इस बीच में तमाम फोर्सेस भी वहां पर आ गई, और बाद में जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस के लोगों ने वहां से हटाया है। और कल दिल्ली में जो कुछ हुआ वो भी आपने देखा। छात्र, किसान, बेरोजगार, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो ह्यूमन साइकी के साथ बहुत आसानी से खेला जा सकता है। इसके पीछे इमोशनल वो म्यूजिक लगा दीजिए और रील चला गया किसी फोन पर, आपको लगता है आप उसी रील से सब कुछ तय कर बैठते हैं। ये जो कहते हैं ना कि हमारे जेन जी ने ये प्रोटेस्ट किए, सब बकवास। नीट के जो पेपर लीक हुए थे उनको सजा मिलेगी, लेकिन वो वापस तो नहीं आ सकता। सर हम क्लॉक को पीछे तो नहीं करते, गलती हुई है, नो क्वेश्चन, नहीं होना चाहिए था। एक दिन पहले संसद और आज प्रधानमंत्री के आवास के बाहर, क्या ये सब आपको जुड़ा हुआ दिखता है? दीपक सर, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। जब आपके साथ होता हूँ मुझे खुद सीखने को बहुत कुछ मिलता है। मैं इस समय सिलीगुड़ी में हूँ, पश्चिम बंगाल में, और मैं अब आपको कुछ कहना चाहता हूँ। आपको पता है कि मैं मन की बात भी करता हूँ, लेकिन उससे ज्यादा दिल की बात करता हूँ। ये देखिए, ग्रेजुअल एस्केलेशन जो चलता जा रहा है इनकी डिमांड का, ये तो कुछ पहले किसी ने एक पार्टी बना दी थी, कॉकरोच पार्टी बोले, फिर लोग उसके साथ जुड़ गए, क्योंकि ये नीट जो नेशनल एजुकेशन का इम्तिहान होता है, एंट्रेंस टेस्ट, तो उसके साथ नाराजगी थी, पेपर लीक हो गए थे, कुछ लोगों ने पेपर लीक कर दिए। अब ये सर एक पार्टी जो है जिसकी अभी आप बात कर रहे थे, ये एक पार्टी है जो मुद्दा ढूंढ रही है, क्योंकि उसकी रेलेवेंस खत्म हो चुकी है, कोई उसकी परवाह नहीं करते। यही बात आज यहाँ पर जब मैं बैठा हुआ था बागडोगरा एयरपोर्ट पर, बहुत से लोग आए थे, आपके चैनल के कारण मुझे पहचाना, मुझसे पूछने लगे। मैंने कहा आप लोग क्या कहते हैं? कहते हैं इनको और कुछ नहीं मिलता, एस्केलेशन देखिए। पहले कि नीट का जो इम्तिहान कि पेपर लीक हो गए थे उनको पकड़ो जिन्होंने लीक किया, फिर आया धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करे, फिर आया सचिव को, फिर आया प्रधानमंत्री को रिजाइन करना चाहिए, और उसके बाद मैं हैरान नहीं होऊंगा अगर कहेंगे कि ये जो टीनेज आइकॉन है कांग्रेस पार्टी का 60 साल का, इसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। मेरा अपना मानना है कि इसके साथ इनको इनकरेजमेंट मिल रहा है दो तरफ से सर। अब मैं स्पष्ट रूप से आपसे बात कर रहा हूँ। एक, इनको इनकरेजमेंट मिल रहा है अमेरिका से। आपको ये पता है कि अमेरिकन दूतावास ने, अमेरिकन सरकार ने एडवाइजरी जारी की है कि भाई ये कुछ दंगे होने वाले हैं, तो जो अमेरिकी पर्यटक हैं या बिजनेस वाले हैं, आप ध्यान रखें। उनको कैसे पता था 4 दिन पहले कि ये होने वाला है? दूसरा, वो भी कह रहे हैं कि शायद जो किसान है पंजाब से, वो भी अब दिल्ली आके कुछ ना कुछ करना चाहेंगे। ये उकसा रहे हैं इनको। क्यों? क्योंकि ये देख रहे हैं कि इस समय जो दुनिया की स्थिति है, सारी दुनिया की, अब ये सुन लीजिएगा सर, मैं तो इकोनॉमिस्ट हूँ, सारी दुनिया की आर्थिक व्यवस्था हॉर्मुज के कारण, ईरान अमेरिका जंग के कारण बहुत कमजोर हो गई है। ब्लूमबर्ग की लेटेस्ट रिपोर्ट इसी महीने आई है, जुलाई 2026, कि एक चमकता हुआ सितारा है, वो भारत है। और भारत की आर्थिक व्यवस्था जो है, इकोनॉमी जो है, वो 7.5% तक हो सकता है इस साल बढ़ेगी, जबकि अमेरिका का 2%, 2.5% ईरान की कम हो जाएगी, यूरोप की तो बात ही मत करिएगा। ये इनको खटकती हैं चीजें। इसका कारण क्या है सर? इसका कारण मैं आपको बताता हूँ सर। थोड़ा सा इतिहास में मैं जाऊंगा। आपको पता है कि 1972 में जब रिचर्ड निक्सन होता था अमेरिका का राष्ट्रपति, तो उसने हेनरी किसिंजर को भेजा था, जा भाई चाइना, वो टाउ माओ पाओ पाओ जो भी वहां पे थे, माओ शाओ चाऊ माओ, उनसे जाके बातचीत करके हम दोस्ती करना चाहते हैं। तब तक तो दुश्मनी थी। तो गया वहां पे, और फिर उसने चीनियों से कहा कि देख भाई, ऐसा है कि आपको, आपकी भी समस्याएं हैं सोवियत संघ के साथ, हम क्यों ना मिलके सोवियत संघ को तोड़ दें। चीनी बड़े खुश हो गए, वो तो किसी के सगे नहीं है। उन्होंने कहा, मैं उस समय सर वियतनाम में उसके बाद में गया था, और सोवियत संघ और चीन दोनों समर्थन करते थे वियतनाम का अमेरिकन के अगेंस्ट।
वियतनामीज लोगों ने कहा, देखिए इन कमीने चीनियों को हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया, अब ये अमेरिका के साथ जुड़ गए। ये वियतनाम की कहानी थी। चलिए फिर क्या होता है सर, ये जुड़ के ये इन्होंने चीन को अलग कर दिया सोवियत संघ से, और फिर दोनों ने मिलकर सोवियत संघ को खोखला किया। अफगानिस्तान में फंस गए, इधर फंस गए। और चीनियों ने अमेरिकियों से क्या कहा था कि जब आप वियतनाम में फंसे हुए थे, आपको वियतनामीज ने नहीं हराया था। ये रिकॉर्ड पे है। सारी डिस्कशंस मेरी वियतनाम में होती थी। आपको वियतनामीज ने नहीं हराया, आपको सोवियत संघ ने। और अब आपको मौका मिला है क्योंकि वो घुस गए हैं अफगानिस्तान के अंदर। जैसे ही अफगानिस्तान की सिचुएशन डेवलप होने लगी, अब वहां पे आप इनको तोड़िएगा। ये हुआ सर। 1991 में फिर क्या होता है, सोवियत संघ टूट जाता है। ये उनका मेन एम था, समझ गए ना सर, सोवियत संघ को तोड़ना अमेरिका का उद्देश्य था। लेकिन उसके बाद क्या होता है, फिर चीन उनके पास जाता है, देखो जी हमने आपकी मदद की, अब आप हमारी मदद को। अब सर ये बहुत महत्वपूर्ण है, कभी भी रूस जो सक्सेसर स्टेट था सोवियत संघ का, उसको इतना शक्तिशाली मत होने दो कि वो आपको फिर से चुनौती दे दे। क्योंकि रूस बहुत बड़ा देश, दुनिया का सबसे बड़ा देश है, बहुत है उसके पास प्राकृतिक साधन है, नेचुरल रिसोर्सेज। उसको इस स्थिति में ना आने दो कि वो आपको चैलेंज कर सके। तो अमेरिकी ने कहा ये कैसे करेंगे, हाँ फिर मैं चाइना, मुझे आप पैसा दो, मुझे टेक्नोलॉजी दो, मुझे खड़ा करो, क्योंकि जैसे मैंने आपकी मदद की थी सोवियत संघ को तोड़ने में, मैं आपकी मदद करूंगा रूस को तोड़ने में। तो अमरीकियों ने करना शुरू कर दिया। बेवकूफ है, उनके बिजनेस वालों के मुंह से लाले टपकने लगे कि देखो जी इतने सारे लोग हैं चीन में, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई कंज्यूमर आइटम हम भेजेंगे, हम तो छा जाएंगे, हमारा कितना धंधा होगा। चीन चुपचाप ये सब कुछ देखता रहा और अमेरिका को अट्रैक्ट करता रहा, यहाँ तक कि अमेरिका ने फिर एक दिन उनको एहसास हुआ। और आज वॉशिंगटन में बहुत से मेरे दोस्त ये कहते हैं कि हमने गलती कर दी कि चीन को हमने इतना कुछ दे दिया कि आज हमें आंखें दिखाने लगा है, इसीलिए भारत को हम उस लेवल पर पहुंचने नहीं देंगे। ये बॉटम लाइन है। और मैं उनको कहता हूँ बेवकूफो, चीन जो है वो किसी का वफादार नहीं है, हम तो वफादारी में विश्वास करते हैं। और अगर आप हमें उस लेवल तक पहुंचने दोगे तो चीन के साथ तो हम निपटेंगे, आपको तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अभी भी वहां पर दो ओपिनियन है, एक कि नहीं हम भारत को अगर फिर से हम भारत की इतनी मदद करें, मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग कर दें, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कर दें, सोशली उसको स्ट्रॉन्ग करें, तो हो सकता है एक दिन वो भी हमें आंखें दिखाएगा जैसे चीन दिखा रहा है। जबकि हमने समझाने की कोशिश की है, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, माने ना माने वो उनकी मर्जी है। अब जो ये चीजें अमेरिका कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, वो देख रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत किस तरह से उभर रहा है, न झुकता है न रुकता है। तो ये जो सारा कुछ है, देख रहे हैं कि फॉल्ट लाइंस कहाँ पर कमजोरियां हैं। और ये जो कांग्रेस लीडर की आपने बात की है, 60 साल का जो टीनेज आइकॉन है, उसको भी आप तो जानते हैं, वो वहां जाता रहता है, उनसे मिलता है, सोरोस से मिलता है, इससे मिलता है, उससे मिलता है। सब कह रहे हैं किसी ना किसी तरह से आप भारत को कमजोर करिए, ये ना हो कि भारत हमें चुनौती देने के काबिल हो जाए। जबकि हमने ये कहा है कि हम ताकतवर हो रहे हैं क्योंकि हमारे पास दो ऐसे पड़ोसी हैं जो हमारे दुश्मन हैं, खुद कहते हैं कि हम आपके दुश्मन हैं और हम आपको शक्तिशाली नहीं बनने देंगे। एक जिहादिस्तान है, दूसरा चीन है। तो ये तो पहला है अमेरिका का इंटरेस्ट। अब मजेदार बात है, चीन का क्या इंटरेस्ट है। सर मैं आपको बताता हूँ कि कोई नेता था, क्योंकि ये जो कीड़ा मकोड़ा पार्टी के जो प्रदर्शन हो रहे थे और सोनम वांगचुक भी उसके अंदर घुस गया था। अब तो सारे बुजुर्ग वहां चले गए, कोई एक्टर औरत है 90 साल की, वो भी वहां पहुंच गई थी। तो बड़े बड़े नॉर्मल जिन लोगों के हर हर प्रदर्शन में ये पहुंच जाते हैं, जिनको मैग्से से पुरस्कार मिले, सीआईए का वो की एक संस्था है फिलीपींस में, वो अवार्ड देती रहती है। तो बहुत से ऐसे लोगों को ये अवार्ड दिए जिनका जिनके बारे में अमेरिका कहता है कि ये भारत को कमजोर करने के लिए हमारे बहुत काम आएंगे। सो इस चीज को याद रखिए। और एक लेफ्टिस्ट लीडर भी था जो ये जो कॉकरोच वाला, कॉकरोचों का नेता है, उससे मिला। उससे मिलने के बाद चीनी दूतावास में गया कि भाई मुझे कुछ पैसे वैसे दो और मैं और दंगा करवाऊंगा। तो ये दोनों दे, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई छुपी हुई बात नहीं, ये मालूम है, लेकिन सिर्फ हमको जोड़ना है। एक कहते हैं डॉट डालते जाओ आई के ऊपर और टी के ऊपर लाइन खींचो और जोड़ दीजिए। तो अब मजेदार बात ये, जब चीन और अमेरिका की ऑफिशियली कहते हैं हमारी दुश्मनी है, हमारी बनती नहीं है, मेरा नहीं मानना है।
दोनों ने ये कहा है कि हम लोग, और ये बहुत सा महत्वपूर्ण है, ये अमेरिका ने भी कहा है, यार देखो ये क्या है, मल्टीपोलर वर्ल्ड, क्या संबंध, देखो ऐसा करो चीन, आधा तू संभाल दुनिया को, एशिया को तू खा जा, बाकी मैं संभाल लूंगा जो मुझे संभालना, यूरोप शोरों को भूजा, वो खत्म हो गया। वो G2 की बात करते हैं और वो कहते हैं कि बहुत आसान हो जाएगा, हमें जो करना है हम करेंगे, आपको जो करना है आप करिए, लेकिन दुनिया को हम दो हिस्सों में बांट देंगे, आपका आधा, आप और मेरा आधा। अब ये दोनों को पता है कि ये कभी नहीं होगा, क्योंकि भारत खड़ा हुआ है बीच में। भारत दोस्ती अमेरिका के साथ करता है लेकिन गुलामी नहीं करेगा। चीन के साथ अपने संबंध ठीक कराना चाहता है, गुलामी नहीं करेगा। और तो चीन बार बार जब देखता है कि भारत की कुछ के संबंध उसके किसी दूसरे देश के साथ सही हो रहे हैं, रूस से उसके पास सामग्री आ रही है, हथियार आ रहे हैं, डिफेंस सिस्टम आ रहा है, S-400 आ रहा है, या फिर अमेरिका उसको कुछ दे रहा है, तो चीन फिर से कह देता है अजी अरुणाचल भी मेरा है, ये भी मेरा, वो भी मेरा, फिर वो फुदकने लगता है। फिर ये लोग हमसे कहते हैं ये प्रेशर टैक्टिक है सर, ललित सर याद रखिए। फिर अमेरिका भी हमसे कहता है यार देखो हम आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन फिर चीन जो है वो बड़ा नाराज हो रहा है। चीन को बीच में क्यों लाते हो आप, हमारे साथ बायलैटरली डील करो, उसमें क्या लेना देना। फिर हमारी ट्रेड डील भी अमेरिका के साथ अटकी हुई है, कितने महीने हो गए हैं। हमारे मंत्री ने कहा था 99% तो सेटल हो गया, लेकिन वो 1% जो है ना सर, वो 99% बन गया, वहां पे वो फंसी हुई है ट्रेड डील। तो मेरा अपना मानना है कि ये जो चीजें आपने आज देखी हैं देश की राजधानी में, ये हल्के हल्के अपनी डिमांड्स बढ़ाते जा रहे हैं, और मैं हैरान नहीं होऊंगा सर, ये मैं दिल से आपको कह रहा हूँ कि ये जो कमीने हैं इस पार्टी वाले, हो सकता है कि ये ऐलान कर दे कि अगर मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं सारा जो चीन धरती मेरी मांग रहा है, अरुणाचल मांग रहा है, मैं लद्दाख मांग रहा है, तमिलनाडु मांग रहा है, केरला मांग, सारा कुछ भारत उनके हवाले कर दूंगा, क्योंकि इनकी कोई लॉयल्टी नहीं है भारत के लिए। और दूसरी तरफ से वो बहाने ढूंढ रहे हैं कि जितने लोगों को उत्साह है, कि जैसे आपने कहा कि हजारों लोगों को मैसेज गए, ये सोशल मीडिया का जमाना है। सरकार शायद चाहती तो सोशल मीडिया को बंद कर सकती थी, लेकिन नहीं किया, क्योंकि हम लोग भी डेमोक्रेटिक हैं, हम लोग भी विश्वास करते हैं कि अल्टीमेटली भारतवासी समझ जाएंगे कि ये जो खेल खेला जा रहा है सर, ये नीट का जो मुद्दा था ना, ये खत्म हो गया, ये अब कूड़ेदान में चला गया, अभी और चीजें निकल आई है। तो ये अभी आप और देखेंगे, और भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इसके अंदर कूद पड़ेंगी, कोई कहेगा ये करो वो करो, और अब बुजुर्गवारों ने इस मूवमेंट को टेक ओवर कर लिया है। बच्चे तो चले गए, अब हम इसका बांग्लादेश बनाएंगे, नेपाल बनाएंगे। अभी बेवकूफो, नेपाल के बारे में जानते हैं उसकी आर्थिक व्यवस्था कैसी है? 20 साल का छोकरा, 21 साल का छोकरा, उसको देश चलाना आता है। बांग्लादेश में क्या हुआ था, वो जो था ना सर, एक मोहम्मद यूसुफ खान 90 साल का, हिलरी क्लिंटन का जो खनसामा होता था, फिर उसको चीफ एडवाइजर बना के भेज दिया था। उसने कहा था एक मीटिंग में अमेरिका में, मैंने सुना था उसको कहते हुए कि ये जो कहते हैं ना कि ये हमारे जेन जी ने ये प्रोटेस्ट किए, सब बकवास है। ये मैंने अपने बुजुर्ग दोस्तों को, अपने ग्रोन अप एडल्ट्स को बुलाया था और उन्होंने ये सारी बगावत की थी। नाम हमने लिया था स्टूडेंट्स का, क्योंकि स्टूडेंट्स को भड़काना बड़ा आसान होता है, इसको मॉब मेंटेलिटी कहते हैं। और अब बांग्लादेश की भी हालत आप जानते हैं, वो जो नई वहां सरकार बनी है, वो मोहम्मद यूसुफ खान तो शायद जेल में है या घर में उसको कैद कर रखा है या देश से बाहर निकाल दिया, पता नहीं उसकी क्या आजकल सिचुएशन है। लेकिन बांग्लादेश में भी आप जानते हैं उसकी आर्थिक व्यवस्था बहुत खराब है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से अब वो मदद मांग रहा है, और अभी चीन की तरफ दौड़ता है, कभी इधर दौड़ता है, कभी वो भी अब बिल्कुल जिहादिस्तान की तरह हो गया, वो भी कटोरा लेके हाथ में घूम रहा है। तो सर मेरा अपना मानना है प्रकाश साहब कि ये जो डेमोन्स्ट्रेशंस हो रही हैं ये टोटली एंटी नेशनल है। और मेरी अपील है सर, जो लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, आपकी अगर आपकी कोई समस्या है सरकार के साथ, ही तो डेमोक्रेसी में होता है, सबकी समस्या होती है, लेकिन बातचीत से सुलझा है। इस तरह प्राइम मिनिस्टर की आवाज पे जाके आपने घेरा डाल दिया, चाहते क्या है आपको हासिल क्या होगा इससे? नीट के जो पेपर लीक हुए थे उनको सजा मिलेगी उन लोगों को, लेकिन वो वापस तो नहीं आ सकता ना सर। हम क्लॉक को पीछे तो नहीं कर सकते, गलती हुई है, नो क्वेश्चन, नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसके बाद हम सीख गए, हम ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि वो गलती फिर ना। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आपको याद है सर जब चाइनीज महामारी पहली बार आई थी तो ऑक्सीजन सिलेंडर की कितनी कमी थी? बाद में हमें पता लगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी नहीं थी, सिर्फ हमें मालूम नहीं था कहाँ पे पड़े हैं। इस शहर में एक्स्ट्रा पड़े थे, उसमें कमी थी, वहां एक्स्ट्रा थे, कहीं और कमी थी।
फिर हमने वो ऐप बनाया, पूरे देश में कितने ऑक्सीजन सिलेंडर हमें पता लगे, यहाँ पर जहां जहां कमी होती थी तो वहां पे हम भेज देते थे। तो ये चीजें हमारे जैसे जैसे हमारे तजुर्बे में ये चीजें आती हैं, हमें एहसास होता है इन चीजों का, हमारा एक्सपीरियंस होता है, तो हम लोग उसका समाधान ढूंढते हैं। लेकिन मारा पिट्ठी से, वायलेंस से, घेराव से क्या मिलेगा? आप चाहते हैं ना सर, ये घेराव जो शब्द है ना सर, मैं आपसे पूछना कि घेराव का मतलब है घेर लो ताकि वो काम ना कर सके, तो फिर समाधान कैसे होगा सर? अगर मेरे को आप घेराव करते, मेरे को कहते जी आप ये जो आप काम कर रहे हो, ये आप थोड़ी और लगन और मेहनत के साथ करो। जो भी मैं काम, मैं खेती का काम कर रहा हूँ या मैं गार्डनर हूँ, लगन और मेहनत से करूँ, लेकिन साथ में मुझे घेराव कर लिया, तो फिर मैं काम कैसे करूँ? ये मुझे कभी समझ नहीं आता, ये दोनों चीजें साथ साथ कैसे जा सकती हैं। सो फाइनली जो लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, आप इनके बहकावे में मत आइएगा। क्या किया है इन्होंने देश के लिए? आज अगर मैं मेरा कद 6 फुट 2 इंच का है, अगर मैं 6 फुट 8 इंच का खड़ा होता हूँ, इसके कारण कि आपकी जो सरकार है, मौजूदा सरकार, जो प्रधानमंत्री है, उनकी अंतरराष्ट्रीय छवि कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। और जो चीजें आप कर रहे हैं, अगर आप प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर आज आपने डेमोन्स्ट्रेशन किया, अभी मैं जहाँ बैठा हूँ, मैंने बीबीसी अभी नहीं देखा है, यहाँ CNN वो तो आ जाएगा, करोड़ों लोग पहुंच गए। भारत में बगावत हो रही है, अभी देखते जाइए, भारत की फौज ने भी बगावत कर ली, ये सारी चीजें ये अनाउंस करेंगे। बकवास करते हैं सर, दे आर नॉट कंफर्टेबल विद इंडिया। लेकिन हम लोग जो आपका प्रोग्राम देखते हैं, उनसे यही अनुरोध है कि ऐसी चीजों पर विश्वास मत करिए, मौका मत दीजिए इन लोगों का आपका मनोबल तोड़ने का। सर दीपक साहब, जो भी लोग ये कोशिश कर रहे हैं, ये बच्चों के कंधों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक चीज, जो लोग हिस्ट्री के छात्र हैं, पॉलिटिकल साइंस के छात्र हैं, उनको ये चीज समझ में आती है। छात्र, किसान, बेरोजगार, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो ह्यूमन साइकी के साथ बहुत आसानी से खेला जा सकता है। इसके पीछे इमोशनल वो म्यूजिक लगा दीजिए और रील चला गया किसी फोन पर, आपको लगता है आप उसी रील से सब कुछ तय कर बैठते हो। जो कुछ पिछले 2 दिनों में हुआ है, ये हमने देखा है बांग्लादेश में। बांग्लादेश की जिहाद को, जो एंटी हिंदू राइट्स थे, उसको इन्होंने कहा कि ये तो शेख हसीना की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट है। शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा, फिर भी वहां हिंदुओं का कत्लेआम होता रहा। बांग्लादेश क्या पहले से बेहतर स्थिति में है? लोग बताएंगे। नेपाल बलेंशाह, जिस जनजी क्रांति ने वहां की संसद को फूंक दिया, आज फिर से वही जनजी क्रांति बलेंशाह के खिलाफ होगी। ये जो मोडस ऑपरेंडी है, वो स्वयं वही है, वही प्लेबुक स्टाइल है। छात्र आंदोलन है, छात्र आंदोलन है तो पुलिस वाले कुछ करेंगे नहीं, गोली आप चला नहीं सकते अपने ही बच्चों पर। वो संसद तक आ रहे हैं, उनको बोला जा रहा है कि आप संसद तक आइए। संसद तक जाके करेंगे क्या? उनको ये नहीं बताया कि भाई संसद तक जाओगे तो करना क्या है, ये नहीं बताया। कोई भी नेता उस भीड़ के आगे नहीं चल रहा है। सारे नेता, कोई ट्रक पर है, कोई बर्गर खा रहा है, कोई कहीं मीटिंग कर रहा है। आम जनता, आम लोगों के बच्चे पुलिस की लाठियां खा रहे हैं। अब उस भीड़ में, भीड़ का तो मूड कैसा भी होता है। लोगों ने कल गाड़ियां फूकी हैं, पुलिस वालों को मारा पीटा है, दुकानों को लूटने की कोशिश हुई है, दुकानों में तोड़फोड़ की कोशिश हुई है। इसी बीच में खुदा न खास्ता कोई संसद में घुस जाता है, जो हमने अमेरिका में देखा, जो हमने बांग्लादेश, श्रीलंका में देखा। वो तो कह देंगे ये तो भीड़ ने किया, भीड़ तो बेहद नाराज है। 25 करोड़ लोगों ने जिस प्रधानमंत्री को चुना है लगातार तीसरी बार, चंद हजार और चंद लाख लोग जो सड़कों पर आएंगे, उत्पात करेंगे, आग लगाएंगे, उनके आधार पर वो बोल देंगे कि ये तो देश नाराज है। क्योंकि जो 100 करोड़ 150 करोड़ लोग हैं, तो अपने घरों में बैठे हैं। और ये जो अब हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री के घर के बाहर नेता प्रतिपक्ष बैठ गया है और वहां प्रधानमंत्री इस्तीफा दो। अरे भाई, आप चुनावों में हरा नहीं सकते, जाओ चुनाव लड़ो, जनता से वोट लो, हटा दो नरेंद्र मोदी को। लोकतंत्र में तो यही होता है। लेकिन ये हटाने का दूसरा सिस्टम चाह रहे हैं। वो कौन सा तरीका हो सकता है? डोनाल्ड ट्रंप और ने ये भी जो तो हो रहा कोशिश की थी। है, आप इसको जिस तेजी में ये बदला है, पहला स्टेज जंतर मंतर, दूसरा स्टेज प्रधानमंत्री के घर के बाहर, ये तो बहुत सीरियस लग रहा है मुझे सर। सर ये मेरा अपना मानना है, हमने ये भी देखा था जब उस लड़की का बलात्कार हुआ था, याद है आपको? एक बस के अंदर हुआ, निर्भया।
हाँ, मैं उस समय दिल्ली में था, प्रीति सिंह था शायद उसका नाम। मैं दिल्ली में था, अभी लौट के आया था विदेश से। तो मैंने देखा था लोगों के बीच में बहुत गुस्सा था, और इन्होंने पार्लियामेंट में के सामने, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक, प्रधानमंत्री के सामने पूरा इंडिया गेट का इलाका इन्होंने घेर लिया था, लेकिन हिंसा नहीं हुई। कुछ गुंडे, प्रोफेशनल गुंडे गए थे वहां भड़काने के लिए कि आग लगा दो, ये कर दो, लेकिन उस भीड़ ने ही उनको ठोक पीट के भगा दिया वहां से। और एक वो दिल्ली का मुख्यमंत्री होता था, केजरीवाल या जो भी उसका नाम था, उसको भी मैग्सेसे से अवार्ड मिला, उसकी भी फैमिली वाले गए थे वहां आग लगाने के लिए, उनको भी भगा दिया गया था। तो मेरा मानना है सर कि ये क्वेश्चन मुझे बताओ, आप पीएम साहब के घर चले गए, जैसा आपने कहा जंतर मंतर से यहाँ से संसद, फिर संसद से पीएम घर के बाद, आप पीएम साहब को काम नहीं करने दोगे, मान लेते हैं कि आप रोक देते हो, इस समस्या का समाधान फिर कौन करेगा? डोनाल्ड ट्रंप करेगा, या टिंग टोंग करेगा, या ईरान से कोई आएगा? कौन करेगा? मुझे ये तो बताओ पहले, आपके पास ऑल्टरनेटिव क्या है? जिस व्यक्ति को सर्वसम्मति के साथ हमने इस देश का प्रधानमंत्री माना है, दुनिया भर के देशों में उसकी कितनी इज्जत है, 34 देशों ने अपने सबसे बड़े राष्ट्रीय सम्मान उनको दिया है, जिसमें से 10 इस्लामिक देश है। तो आप चाहते क्या है? क्या है आपका विजन? आप नीट को खत्म करना चाहते हैं? ऑल्टरनेटिव क्या है सर? नीट का जो सिस्टम है, क्या उसको बंद करना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? ये तो कोई बताएगा नहीं। बस आप जो है डेमोन्स्ट्रेशन करते जाओ, यहाँ आके करो, क्या करो, क्या चाहते क्या? सो वंस आई एम क्लियर सर, मैं भी उतर आऊंगा सर, तो मुझे बताओ तो सही ऑल्टरनेटिव क्या है? अरे वो कह तो रहे कि मोदी को हटाओ। नहीं, वो ऑल्टरनेटिव हो गया, उसे करने से वो नीट का जो जो बच्चों का नुकसान हुआ, वो नुकसान सही हो जाएगा। हटाने से क्या होगा सर? तो हटेगा तो आप नहीं? ये मान रहे हैं कि ये लड़ाई नीट की है? ऑफ कोर्स ये नॉट। बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बच्चों का फायदा वहां उठाओ। से जिन लोगों ने भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे लोगों को मंच दिया जा रहा है। अरुंधति रॉय उस मंच पे पहुंच रही है जो कहती है कश्मीर इज नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। लेकिन नहीं सर, वहां ये से तो वो बात लोग सही है पहुंच ना। रहे हैं जो नहीं कह रहे सर, हैं। नहीं सर, एक चीज में होगा, ये जिस महिला का नाम लिया सर, वो भी तो टीनेजर है ना, तो उसको तो बोलना चाहिए ना। 70 साल की होगी, कोई बात नहीं, 70 साल की टीनेजर है। अब वो एक्टर औरत भी तो वहां गई थी, जब वो सोनम वांगचुक साहब भी वहां पे जो बेवकूफ है, उसको भी मैक्से से मिला हुआ है, जो वहां भूख हड़ताल करे, शबाना वो आजमी। भी तो है सर। हाँ वही, शबाना मेरा आजमी। ख्याल, हाँ 80-90 साल की है। और वो जो सोनम वांगचुक सर, वो भी तो टीनेजर है ना, ये सब टीनेजर है सर। ये 19 साल से ज्यादा, फिर 20 साल के होंगे तो टीनेजर नहीं है। इन सब की उम्र 13 और 19 साल के बीच में। आई मीन एरंट नॉनसेंस। आप किसका एजेंडा चला रहे हैं? और सर आप तो एक्सपोज हो गए, आप जैसे चैनल्स शानदार तरीके से एक्सपोज कर रहे हैं कि जो कुछ ये कर रहे हैं, ये देश के बरखिलाफ कर रहे हैं। इससे किसी का फायदा नहीं होगा, सिर्फ उन लोगों का, उन देशों का जो भारत को रोकना चाहते हैं। अगर हम आज कह देते हैं, मेरी बात मान जाइएगा सर, हम कह देते हैं डोनाल्ड ट्रंप से, यार देख, हम ईरान में कुछ तेरी मदद करेंगे, लोगों को भेजेंगे लड़ने के लिए, कल वो कह देगा ओ भारत ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, वो शुरू हो जाएगा, वो डांस करेगा, भांगड़ा कर सीख जाएगा, आई लव इंडिया के वो नारे लगाने शुरू कर देगा। तो हम नहीं करेंगे, कि हमारी पॉलिसी भी इंडिपेंडेंट है, और इस इंडिपेंडेंट आजाद नीति को हमें बदलना नहीं चाहिए। सो फाइनल मेरा पॉइंट ये है सर, कि कोई भी आप आंदोलन करो, आप देख लीजिए क्या हुआ श्रीलंका में, क्या हुआ, कहाँ गई वो जेनजी सर, नेपाल वाली कहाँ गई? वो बलेन शाह फलेन शाह जो आजकल क्या उसके अगेंस्ट शुरू हो गया कि नहीं? क्योंकि जब आप लोगों को कहते हो, मान लीजिए लेट अस सी कि भाई प्रधानमंत्री एक्स देश का बदल दो, चलिए मान लीजिए वहां के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, अगले दिन जो आपने उम्मीद वहां पे लोगों में जगाई है, नौजवानों में या बुजुर्गों में, आप डिलीवर नहीं कर पाते, फिर आप वही करेंगे, फिर मारा पीटी शुरू हो जाएगी। समाधान इसका वायलेंस, हिंसा में नहीं है। इस तरह की डेमोन्स्ट्रेशन, आपकी, आपको गुस्सा है, आपके पास पार्लियामेंट है, आपके पास मीडिया है, बताइए, करिए। लेकिन जिन, अब मेरा रास्ता आपने ब्लॉक कर दिया था, मैं अस्पताल जा रहा था मिसाल के तौर पर, पीएम साहब के जो एरिया है वहां न्यू दिल्ली का, मेरे क्लब के सामने का, मुझे डेस्परेटली अस्पताल पहुंचना था, ऑल इंडिया आपने ब्लॉक कर दिया। क्या करूंगा मैं सर? अगर मैं एम्बुलेंस का रास्ता रोक दिया था, बैठा बैठा अगर मैं गुजर जाऊं, इसका कौन दोषी है सर? ना ये चीजें इनको समझनी, डेमोन्स्ट्रेशन हर देश में होती है, हर डेमोक्रेसी में होती है, लेकिन कोई मतलब तो हो, कोई ऑब्जेक्ट। आपका क्या ख्याल है, डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हो रही?
वो कह रहे हैं ईरान से बाहर निकलो, या महंगाई बहुत हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तू बदमाश है, तू चोर है, तू डाकू है, हटो यहाँ से। चलिए हो रही है, वो हटा नहीं है। लेकिन ये कि सरकार का काम रोक देना, नहीं सर। और ये तो एक प्रधानमंत्री है जो जनता की आवाज सुनता है, नौजवानों से बात करता है, वो चाय पे चर्चा करता है, वो परीक्षा जो एग्जाम्स होते हैं उसके बारे में बात करता है, वो हैकाथॉन करता है। ये प्राइम मिनिस्टर जो उठ के आया है बहुत नीचे स्तर से, और वो लोगों की समस्याएं समझता है, उनका समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। आप उसी को दोषी ठहरा रहे हैं। और कौन है आपका लीडर जिसका परिवार कहता है कि भारत तो मेरी जागीर है और कोई बन नहीं सकता प्रधानमंत्री, मुझे ही बनना है? क्या मजाक बना रखा है। भारत किसी की जागीर नहीं है, भारत भारतवासियों की जागीर है, मेरी जागीर है, आपकी है। ये इन चीज इस बहकावे मत आइए। मेरा आपसे अनुरोध है, अगर आप मेरी बात मानते हैं, 75 साल की मेरी उम्र है, 53 साल कूटनीति में हो गए, जो देश भारत का भला नहीं चाहते और जो मीडिया वाले इंटरनेशनल भला नहीं चाहते, वो इस बात को उछालेंगे। आप रुकिएगा, आज रात को, कल आप देखिएगा बीबीसी में 15 करोड़ लोग आ गए थे, बोलेगा 10 करोड़ आ गए थे, भारत में इतनी बगावत हो रही है, अब तो फौज ने भी कह दिया कि हमको नहीं चाहिए यार। सब झूठ, सब झूठ। लेकिन फिर हम लोग इसको सच कौन साबित करेगा? आप जैसे चैनल साबित करेंगे, आप देखेंगे इसको। और आज ही शुरू हो जाएगा। अब ईरान की जो जो जंग चल रही है वो सेकंड पेज पे जाएगी, या पहला आएगा भारत में ये हो रहा है। अच्छा, ये भी मैं हमेशा सुनता हूँ बीबीसी पर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर। तो मेरे से बात हो रही थी, मैंने कहा देखिए भाई, जो लंदन एडमिनिस्ट्रेड इंग्लैंड है, कहती है क्या मतलब लंदन एड, मैंने कहा क्या मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर, मेरा हिस्सा है। इंग्लैंड अगर आपका है तो वो लंदन एडमिनिस्ट्रेड इंग्लैंड है। क्यों आपने हड़प क्यों किया इंग्लैंड को? इंग्लैंड तो किसी और का था। फिर चुप हो जाते हैं। सो सर, ये चीजें अगर आप ध्यान में रखें कि भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि इतनी ऊंची है, उसको कमजोर मत करिए। हमारा काम उतना ही दिक्कत मुश्किल हो जाता है। अब मेरे जो एम्बेसडर्स हैं कई देशों में, उनको बुलाया जाएगा कि भाई ये क्या हो रहा है, तो समझाने की कोई, क्यों क्यों मैं करूं? फिर पूछेंगे कि क्या हम पूंजी निवेश भारत में करना चाहते हैं, क्या सेफ है? आप तो जानते हैं कि सर आपके पड़ोसी मुल्क में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, उसके बारे में भी मैं विस्तार से आपसे बात करूंगा सर। एक और प्रोग्राम हम लोग करेंगे खास बलूचिस्तान के बारे दीपक में, सर, पूरी। आ, हाँ सर। पिछले 2 दिनों में जो कुछ हमने देखा है, और मैंने वीडियो की शुरुआत में भी कहा कि युवा वर्ग जो है, खासकर जो एस्पिरेंट्स हैं, जो तैयारी करते हैं, जो लोग सरकारी नौकरियों की, यूपीएससी की, नीट की, आईआईटी की, उन बच्चों में एक आपका क्रेज है, वो आपकी बहुत बात सुनते हैं, मानते हैं। और खासकर जो नेशनलिस्ट लोग हैं, जो राष्ट्र की भावना जिनके दिलों में है, राष्ट्रवादी जो, राष्ट्रवादी जो लोग हैं, उनके लिए दरअसल आपका मैसेज बहुत जरूरी है। आपका ये बताना कि ये जो चल रहा है, ये जो हो रहा है, ये हम इसके लोग नहीं कर पीछे का असल मकसद क्या है, इसके पीछे क्या रहे। मकसद वाकई ये में है बच्चों आपको की कमजोर भलाई। करना, जब भारत को कमजोर करना। आपकी तीसरी या चौथी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, आपकी टेक्नोलॉजी देखो, आपका हाइड्रोजन ट्रेन पूरा मेड इन इंडिया भी है, आपका प्राइवेट सेक्टर स्पेस में इन्वॉल्व हो गया है, वो भी पहली बार हुआ है। हर तरफ तरक्की हो रही है। 34 किलोमीटर, मैं अभी सिलीगुड़ी में हूँ सर, हाईवे देखने वाला था बागडोगरा से यहाँ तक, फैंटास्टिक, फर्स्ट रेट। और ये नया बन रहा है जब से उस मैडम को निकाल दिया है। कल मैं कहीं और जा रहा हूँ, वहां की सड़कें टॉप लेवल की है, ट्रेन चल रही है, तो मजा आता है। एयरपोर्ट देखने वाला है, इसीलिए ये बागडोगरा इतना मॉडर्नाइज कर दिया। ये सब तरक्की हो रही है, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता। उनका आइडिया यही है कि देश को कमजोर करो। तो जो हमारे जेनजी वाले या जेन अल्फा वाले जो भी हैं, आप क्या चाहते हैं? वही गरीब भारत जिसमें मेरा जन्म हुआ था, या वो उभरता हुआ भारत जिसमें आप सर, दिक्कत यही है ना कि इन्होंने वो भारत देखा नहीं है, इसीलिए उनको ये वाला भारत बुरा लग रहा है। इन्होंने वो इंडिया रील से पूरी देखा है। हकीकत जान लेना चाहते हैं, वो रील से पूरा इतिहास समझ लेना चाहते हैं। इतिहास वो तो पढ़ना पड़ेगा सर। ये इन्होंने सर, इन्होंने इंडिया नहीं देखा ना, इन्होंने सिर्फ भारत देखा है। इंडिया तो खत्म हो गया ना, अब तो भारत आया। आपने ललित सर, मैं बता देता हूँ, वो भारत इन्होंने, वो इंडिया नहीं देखा जहां पर 9 और 11 मिलियन टन अनाज हमें अमेरिका से 66 67 भीख मांगनी पड़ी थी सर। अकाल था देश में। आपको, आपके पेरेंट्स आपको बताएंगे, जब 1991 में हम, सोवियत संघ टूट चुका था, हमें विदेशी मुद्रा की जरूरत थी, सबने हमसे कहा आपकी
आपकी सरकार पर, आपके लोगों पर, आपके देश पर हमको भरोसा नहीं, अपना सोना गिरवी रखो। हमने सोना गिरवी रखा था सर, पैसे लेने के लिए देश ने। आप उस लेवल पे लाना चाहते हैं भारत को, फिर क्या मिलेगा आपको? अरे मजा आपको तब आएगा, मेरी बात मानिए। आज मैं विदेशों में जाता हूँ, पहले मैं विदेशों में जाता था, भारत का हूँ, चलिए भारत का ठीक है यार, कोई है कोई आया। आज जब मैं जाता हूँ, भारत का राजदूत खड़े हो जाते हैं, थैंक यू सर, वेलकम सर। ये आपकी छवि बनाई है, बड़ी मुश्किल से बनाई है, इसको तोड़िए मत। विदेशी तो पूरा फायदा उठाएंगे सर। कौन सा देश है किसी सर, इसको एक बहुत मजेदार चीज होती है, अंग्रेजी में कहावत कहते हैं शार्डन फ्रॉइड, जर्मन में शार्डन फ्रॉइड। इसका मतलब होता है अगर दूसरे को तकलीफ हो रही है, आपको बड़ी खुशी होती है। जो देशों के बारे में, जो जिनको हम कहते हैं कि ग्लोबल साउथ, वहां के देश जो भारत को अपना आदर्श मानते हैं, उनको अमेरिका जाके बोलेगा, ब्रिटेन जाके, ब्रिटेन तो है बदमाश चोर एकदम, वो जाके बोलेंगे देखा आपने, आप भारत की तारीफ करते, देखिए वहां क्या हो रहा है, वहां क्यों पैसा लगा रहे हो, उसको क्यों अपना नेता मानते हो, उसका समर्थन आप क्यों करते हो। ये चीजें मैंने कई बार अपने करियर में देखी, फिर हमें इसको तोड़ना, सच्चाई उनके सामने लानी पड़ती है। क्योंकि मान लीजिए कि अगर जापान का कोई आदमी, कोई भी कंपनी विदेश अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते, बनाना चाहते, ये जाके जापान से बोलेंगे अरे वहां क्यों जा रहे हो भाई, देखो वहां पे क्या हो रहा है, वहां की सिचुएशन है नहीं, स्टेबिलिटी है नहीं, सरकार की कोई बात सुनता नहीं है, जो बिल्कुल गलत है। लेकिन मीडिया के जरिए ये चीजें, तो ऐसा मत करिएगा। ये आपको इस समय, भारत को इस समय जरूरत है कि जितने भारतवासी, जितने देश प्रेमी है, ललित जैसे जितने राष्ट्रवादी है, आप खड़े होके, कहते हैं ना सर, स्टैंड अप एंड बी काउंटेड, खड़े होके बोलो हाँ मैं राष्ट्रवादी हूँ, मैं सच्चाई बताता हूँ। ये चीज आपसे कहनी है। और जो भारतीय मूल के लोग 3 करोड़ या 3.5 करोड़ विदेशों में रहते हैं, उनके लिए भी यही संदेश है कि ये जो चीजें आप देख रहे हैं, जो रीलें बनती हैं और जो यूट्यूब पे आता है, उस पर विश्वास मत करिएगा। सच्चाई अलग है। सच्चाई ये है कि अब हमें कोई रोक नहीं सकता। ये छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शन होंगे, हम निपट लेंगे इनके साथ। आत्मविश्वास है हमें, हमारा मनोबल ये तोड़ नहीं सकते सर, ये मेरा यकीन है सर, ये मेरा संकल्प दर्शकों, है, यही मेरा संदेश एकदम है सर। सजग रहने की जरूरत है। और क्या है ना कि हम जो चल रहे हैं ना दुनिया में, जो हमारी चाल है ना, जो हमारी धमक है, वो बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद नहीं आ रहा। क्यों वो नहीं आ रही है आपको अपने घर में उलझा देना चाहते हैं। सर? भारतीयों को पसंद क्यों नहीं आती है? मैं अमेरिकन से बात करता हूं अभी भी सर, हम लोग जुलाई 2026 में बात करते हैं, कभी कभी मैं बात करता हूँ फ्रेंड से, मैंने कहा यार ईरान में क्या हो रहा है, मुझे एम्बेसडर देखो, वी आर द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, अपने बारे में कह रहे हैं कि हमको तो ये नहीं करना चाहिए। जो मुखालफत करते हैं ना ट्रम्प की, वो भी कहते हैं हम तो दुनिया का सबसे महान देश है, हमको ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। और जो समर्थक हैं वो कहते हैं देखो जी, हम तो दुनिया का सबसे महान देश है, हम तो करेंगे, उसको तोड़ेंगे। दोनों तरफ से, लेकिन एक चीज कॉमन है, चाहे मुखालफत करते हैं चाहे समर्थक, कहते हैं कि हम तो दुनिया का सबसे महान देश है। अब ये जब आत्मविश्वास आप में होता है, तो फिर उसके नेशनलिस्ट फीलिंग आती है ना सब में। कोई ये नहीं कहता कि मैं अमेरिका को तोड़ देना चाहता हूं, मैं अमेरिका को कमजोर करना चाहता हूं। डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलते हैं, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इसका ये मतलब नहीं है कि आप देश को कमजोर करो। आप लोगों को जो उकसाया जा रहा है वो देश को कमजोर करने के लिए। कौन है ये लोग? एक्सपोज करिए ना इनको, मत सुनिए इनकी बात। अगर ये दोबारा आवाज देते हैं, भेजते हैं कि आ जाओ तुम, हम अब राष्ट्रपति भवन में भी हम धरना करेंगे, नेक्स्ट चीज वही करेंगे, तो 10 से ज्यादा लोग नहीं आने चाहिए। और ये जो टीनेज आइकॉन है 60 साल का, इसको अकेला छोड़ दीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। ये मेरा मानना है। वो आपके कंधे का इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो बस। चुनावों में और आप जीत लोग नहीं पा रहे। और आप लोग जानबूझ के अगर अपना कंधा उसको दे रहे हो, मत करिएगा, कि उसी कंधे पर जो आपका कंधे का प्रयोग करे, वही कंधा वो तोड़ेगा, ताकि देश की उन्नति का बोझ आप ना उठा पाए। मत करिए। समझिए, भारत जिस रास्ते पर है, वहां से अगर आप डिरेल हुए तो आप 50 साल पीछे जाओगे। 100%। दुनिया की 100%। बड़ी एजेंसीज कह रही हैं कि जो आप चल रहे हो वो कोई चल नहीं रहा है। और ऐसे में आपके यहाँ के इंटरनल किसी प्रॉब्लम को लेकर कोई आपसे कह रहा है कि प्रधानमंत्री का घर घेरो, दिल्ली घेरो, आग लगा दो, फूंक दो, तो जो फूंक रहे हो वो भी तुम्हारे ही टैक्स का है, वो भी तुम्हारे ही पैसे का है।
वो भी तुम्हारे ही देश का है। ये समझना पड़ेगा तुम। किसी भी समस्या का हल बातचीत से हो सकता है, और जो गवर्नमेंट बैठी है सेंट्रल में, किसी भी ताकत को अगर ये लगता है कि वो ब्लैकमेल कर ले जाएंगे, तुम यकीन करो वो लोग ब्लैकमेल नहीं होने वाले। मैं नहीं देखते रहिए करने दूंगा डीएनपी। सर। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक सर, थैंक यू सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर, जय हिंद।